प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 25वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है समझ का नया संसार। सॉरी मिहिर, मैंने तुम्हें इतनी रात को काम पर बुला लिया। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ये काम तो काम ही है। हाँ, वो तो ठीक है। आप लोगों को आमतौर से ऐसे रात बेरात ड्यूटी पर नहीं जाना पड़ता, इसलिए मुझे कुछ अटपटा सा लगा। हम लोगों को तो ऐसी ड्यूटी करने की आदत ही है। लेकिन अब वक्त काफ़ी बदल गया है डॉक्टर साहब। आप मुझे जो है ना, बार बार डॉक्टर साहब ना कहें। मेरा नाम है अमित। ठीक है अमित, ठीक है। वैसे इन दिनों दुनिया से इंसानों से ज़्यादा तो मशीनें ही हावी हो रही हैं। और हम इंजीनियर्स को भी ये लगता है कि वक्त बेवक्त ड्यूटी करने के लिए मशीनों का इंतज़ाम हो जाता तो अच्छा रहता। सही कहा तुमने। अब तो दुनिया में मशीनों का ही बोलबाला है। हालांकि मुझे भी थोड़ा बहुत मशीनी जिंदगी का अनुभव ज़रूर मिला है। तुम उसे सुपर ह्यूमन लाइफ भी कह सकते हो। सुपर ह्यूमन लाइफ? तुम्हारा मतलब है महामानव? बिल्कुल। तुम्हारे दाईं ओर जो निर्जीव शरीर पड़ा हुआ है वो एकदम से सामान्य लग रहा है, बिल्कुल किसी आम नौजवान की तरह। हाँ, बिल्कुल है ना? लेकिन सपोज करो अगर तुम इसे चलता फिरता देखते हो तो तुम भी धोखा खा जाते हो। लेकिन हकीकत में है तो ये एक मशीन ही ना। अच्छा, ये तो बिल्कुल आम इंसानों की तरह ही दिख रहा है। ऐसा क्या खास है इसमें? इसकी खासियत का पता तो तब चलता जब इससे कोई ऐसा टास्क दिया जाता जो कोई आम इंसान ना कर सके। क्या ये आदमी, मेरा मतलब है कि ये मशीन सब कुछ कर सकती है? बिल्कुल, ये रोबोट सब कुछ सही तरीके से कर सकता है, बशर्ते कि फैसले लेने वाला इसका दिमाग सही सलामत रहे। क्या कहा? दिमाग? इसमें दिमाग भी है? अरे नहीं नहीं, दिमाग से मेरा मतलब इसके लॉजिक सिस्टम से है। इसके लॉजिक सिस्टम की भूल भुलैया में तो इन दिनों हम खुद ही उलझ गए हैं। ओहो, तुम्हारी बातों से तो मेरा सिर चकरा रहा है। मेरे ख्याल से तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उस स्तर की बात कर रहे हो जिसमें ये रोबोट चलता है। लेकिन चलिए अमित जी, इन बातों को अब छोड़िए। लेकिन ये बताइए कि इस रोबोट के साथ जो ये आदमी जख्मी हुआ है, इसके बचने की कुछ गुंजाइश है भी या नहीं? कहीं आपकी जान पहचान का तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। सरसरी तौर पर देखें तो इसके बचने की ज्यादा उम्मीद नहीं लगती। इसके सिर पर तो बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई हैं। मुझे तो डर है कि कहीं ये ब्रेन डेड की स्थिति में ना पहुंच गया हो। गॉड, ये तो बहुत दुख की बात है। लेकिन फिर हमसे जो हो सकता है वो तो हम करेंगे ही। तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पहले ही मैंने अपनी सहयोगियों को यहाँ ज़रूरी इंतज़ाम करने के लिए कह दिया था। लेकिन इसे यहाँ एक अलग कमरे में क्यों रखा हुआ है? और ट्रॉमा केयर यूनिट में तो इससे बेहतर इंतजाम थे ना। मेरा मतलब है कि तुम सही कह रहे हो। दरअसल इसके पीछे भी राज है। राज? हाँ, अस्पताल में रोज़मर्रा की जांच और इलाज के बीच ही हम लोग कुछ ऐसे मौके की तलाश करते हैं जिस पर कुछ अलग से रिसर्च करने की गुंजाइश हो। और ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। मतलब ये कि आप इस इंसान के शरीर को अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके रिश्तेदारों को? देखो मिहिर, तभी तो मैंने कहा था कि ये एक राज है। मुझे यकीन है कि इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इस मरीज के रिश्तेदारों को आप कैसे समझाएंगे? मतलब देखो मिहिर, रिसर्च का मतलब ये नहीं कि हम मरीज के साथ कुछ भी उल्टा सीधा प्रयोग कर लें। इस दौरान भी इलाज के पूरे नियम कायदों का ध्यान रखा जाता है। बस फर्क इतना ही है कि ऐसे मरीजों पर कुछ उन चीज़ों को आजमाया जाता है जिनका प्रयोग हम लोग आमतौर पर नहीं करते। और जहाँ तक रिश्तेदार की बात है तो इस मामले में हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि दरअसल इस शख्स के साथ ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके। जैसे कि इस रॉबर्ट की गर्दन पर छपे हुए नंबर से तो सब कुछ जानकारी मिल गई। ये जानना भी आसान हो गया कि इसे किसने और कब बनाया है। तभी तो मैं तुमसे संपर्क कर सका। लेकिन इस इंसान के साथ ऐसा कुछ नहीं था। चोटों की वजह से चेहरा ऐसा हो गया है कि उसकी फोटो से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही। हमने इंटरनेट पर उसके चेहरे की फोटो को डालकर भी देखा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इस तरह से ये मान लो कि इसका कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरा ख्याल है कि आपने अपनी रिसर्च शायद शुरू भी कर दी है। हाँ, हम लोगों ने तो काम शुरू कर दिया है। उधर देखिए, उस कोने में हमारे एक साथी कंप्यूटर पर काम करते हुए आपको दिख रहे होंगे। वो इस जांच पड़ताल के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं। मेरी टीम में 2 फिजिशियन और भी हैं, डॉक्टर नैयर और डॉक्टर सरिता। अच्छा।
लेकिन तुम्हारे रोबोट का क्या करना है? क्या तुम इसे अपनी वर्कशॉप में ले जाओगे? देखो अमित, इतनी रात में तो कोई काम हो नहीं पाएगा। वैसे भी आजकल हमारी वर्कशॉप में ज़्यादा ही काम चल रहा है और वहाँ जगह भी नहीं है। देखो, अब तो तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। तो बताओ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? अगले 2 दिन तक इस रोबोट को यहीं पर रहने की इजाज़त चाहिए, सिर्फ 2 दिन तक। देखो मेहर, वैसे तो हम आम तौर पर ऐसा नहीं कर सकते। इस रूम में और बेड लगाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। थैंक यू अमित, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दरअसल क्या है कि बहुत सारा काम है। इंजीनियर्स का नया बैच का ट्रेनिंग सेशन भी शुरू हो गया है ना अब, और मैं उसका इंचार्ज भी हूँ, तो बस इसलिए। ठीक है, मैं समझ गया। 1-2 दिन बाद फिर मुलाकात होगी। हाँ ठीक है अमित। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ। ओके, हाँ, बाय 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 बाय। कुछ ज्यादा जरूरी काम हुआ तो मैं फोन भी कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। ओके। ओके। सर, अरुण को आज कुछ देर हो जाएगी। क्यों? आज उसको ऐसे कौन सा बड़ा काम आ गया है? सर, दरअसल अरुण के पिताजी को नर्व रिलेटेड कुछ पुरानी बीमारी है। उनको हर 15 दिनों के बाद चेकअप कराने और डॉक्टर से सलाह के लिए जाना पड़ता है। अरुण आज अपने पिता के साथ ही गया है। अच्छा, नसें यानी तंत्रिका तो हर तरह की सूझबूझ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नसें सही तरीके से काम ना करें तो फिर ना तो हम देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, और ना ही अपनी त्वचा से कुछ महसूस कर सकते हैं। इंसान का तंत्रिका तंत्र अपने आप में एक बहुत ही जटिल है। बस ये जान लो, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इंसान के नर्वस सिस्टम की पहेली को पूरी तरीके से समझ नहीं सके हैं। सर, क्या हम नर्वस सिस्टम का कोई आसान वर्जन बनाकर उसे रोबोट में नहीं लगा सकते? रघु, कहना तो आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसी कोई कोशिश करते भी हैं तो ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि इस आसान वर्जन में क्या शामिल करें और क्या छोड़ दें। मतलब कि सारी चीज़ें आपस में इतना करीने से जुड़ी हैं कि एक दूसरे पर इस कदर निर्भर हैं कि भाई दिमाग ही चकरा जाएगा। सर, एक दिन लिली मुझे बता रही थी कि कृत्रिम न्यूरॉन बनाने और उन्हें जोड़ने के मामले में भी काफ़ी काम हो चुका है। हाँ, मैंने तो बस किसी ऑनलाइन जर्नल में एक लेख पढ़ा था। उसमें यह भी लिखा था कि 20-30 साल पहले इस दिशा में उम्मीद की बहुत किरणें दिखाई दी थी, लेकिन बाद में इस पर कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। सर, रोबोट के इंटेलिजेंस सिस्टम में सारे निर्देश हम ही डालेंगे या फिर उसे खुद सीखने की आज़ादी देंगे? वाह रघु, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। ग्रेट। मुझे खुशी है कि तुम विषय से नहीं भटके। दरअसल जिस बारे में लिली बता रही थी उसे ANN यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ANN की बहुत बड़ी भूमिका है। लगता है कि हम किसी बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा मतलब है कि बुद्धि के लिहाज से मशीनें जल्द ही इंसानों को भी पीछे छोड़ देंगी। मुझे तो फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती। ये सच है कि हर साल बड़ी संख्या में बुद्धिमान रोबोट बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे किसी बहुत बड़ी कामयाबी पर संदेह ही है। इंसानी बुद्धि की बराबरी या फिर उसके पार जाना मशीनों के लिए इतना आसान नहीं है। तुम दोनों की बातें सही भी हैं और गलत भी। देखो, जहां तक शतरंज जैसे खेलों की बात है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को बहुत आसानी से मात दे देते हैं, लेकिन जब तक सामान्य समझदारी की बात आती है तो फिर बाजी पलट जाती है। भाई, भाषा का मामला हो या फिर तर्क करने की काबिलियत, इन भारी भरकम सॉफ्टवेयर की समझ का स्तर 4-5 साल के बच्चे के बराबर भी नहीं होता है। लेकिन सर, मशीनें खुद भी तो सीख रही है ना? हाँ सर, और साथ ही उनकी सीखने की क्षमता भी लगातार बढ़ रही है। मेरा मतलब है कि वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ रही हैं। तुमने एक शब्द सुना होगा, डीप लर्निंग। इस शब्द का इस्तेमाल भी इसीलिए हो रहा है। लेकिन आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि आज का इंसान बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा कामयाबी की कोशिश कर रहा है। जरा अपने खुद के विकास क्रम को देख लो। आधुनिक इंसान इस धरती पर कुछ लाख साल पहले ही आया है, और ये सच है कि इंसान के पास कुछ जन्मजात क्षमताएं थी, लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ खुद की बादशाहत कायम करने के लिए इंसान को बहुत अच्छा खासा वक्त लगा है। सर, तो क्या हम ये माने कि मशीनों को इंसानी बुद्धि के स्तर पर लाने के लिए अभी लाखों वर्षों का इंतजार करना होगा? नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। जैसे जैसे कंप्यूटर का विकास हो रहा है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बदौलत उनकी क्षमता भी बढ़ती जा रही है,
और यही वजह है कि आज हम बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों को सहेज पा रहे हैं। अरे आप गूगल को देख लीजिए, महज 3 दशक पहले ही इसकी शुरुआत हुई थी और इतने कम वक्त में ये एक बेहतरीन सर्च इंजन के तौर पर काम कर रहा है। हम लोगों को इससे ना सिर्फ सूचनाएं मिल रही हैं, बल्कि इसमें मौजूद इमेज और दूसरे आंकड़े रोबोट्स की ट्रेनिंग में भी मददगार साबित हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मशीनों के सीखने का तरीका लगातार बेहतर हो रहा है। बिल्कुल, चीजें तो लगातार बदल ही रही हैं। जरा उस वक्त को याद करो, अच्छा, जब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बस आहट ही सुनाई देती थी। एक तरह से वो सिंबॉलिक एआई का दौर था। यहाँ तक कि मार्विन मिस्की जैसी शख्सियत का भी कहना था कि ये प्रोग्रामर की ही जिम्मेदारी है कि सिस्टम को चलाने वाला पूरा प्रोग्राम तैयार करें। आपको ये तो मालूम ही होगा कि मार्विन मिस्की काफी मशहूर कंप्यूटर वैज्ञानिक थे और उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पितामह कहा जाता था। बाद में एएनएन यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ने पूरे नजरिए को बदल डाला। अब मशीनें डेटा यानी आंकड़ों को समझते हुए खुद ही सीखने भी लगी। साल 1980 के बाद से न्यूरो साइंस के क्षेत्र में हुई नई खोजें भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बेहतर बनाने में साबित हुई हैं। सर, क्या आपकी कंपनी ने कोई अनूठी चीज भी बनाई? मेरा मतलब है कि कुछ ऐसा जिससे कि बहुत बड़ा बदलाव आया हो। हाँ सर, आखिर आपकी कंपनी के कामयाब होने का असली राज क्या है? अब ये भी आपकी कंपनी ही है। ये सच है कि हर कंपनी के कुछ खास राज होते हैं और हम भी इससे अलग नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग हमारी कंपनी के सिस्टम के साथ जुड़ते चले जाएंगे, सारे राज आपके सामने खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। सर, ये तो बताइए कि क्या हमारी कंपनी इस स्थिति में है कि वैसे बुद्धिमान साइबोर्ग बना सके जैसा कि हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं? देखो रघु, हम लोग इंजीनियर हैं, कोई फिल्म निर्माता तो है नहीं। अगर आप ऐसी कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं तो भी उसके लिए हकीकत की कोई ठोस जमीन तैयार करना जरूरी है। अब यूं देखा जाए तो हाल से सालों में एआई की लिहाज से दुनिया भर में अच्छी प्रगति हुई है। हालांकि हमारी कंपनी ने मशीन लर्निंग को ज्यादा तेज करने में एक अलग ही तरीका अपनाया हुआ है। हम कई मुश्किल मुद्दों को हल करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और ये और बात है कि बाजार में हमसे प्रतियोगिता करने वाली कोई भी कंपनी अभी तक उस स्तर पर नहीं पहुंच सकी है। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिएगा, एक्चुअली इट्स एन इम्पोर्टेंट कॉल, तो कैन आई रिसीव दिस प्लीज? थैंक्स। जी हाँ, राइट, मैं मिहिर बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर नैयर? जी सर बताइए। क्या? हॉस्पिटल से? अब ठीक है। अच्छा डॉक्टर नैयर, जी बताइए, क्या हुआ? क्या? अरे सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन ये हो कैसे गया? ठीक है, मैं पहुंचता हूं वहां पर सर, बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूं मैं। जी सर, बिल्कुल मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। राइट, आई एम कमिंग। ओके। क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ है क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। पता नहीं ये कैसे हो गया, आजकल तो ऐसा पहले कभी हुआ भी नहीं। क्या हुआ सर, आप ठीक तो है ना? पानी लाऊं क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब सॉरी, एक्चुअली मुझे ना अभी हॉस्पिटल निकलना होगा। सर, वहाँ क्या आपके कोई रिश्तेदार एडमिट हैं? हम लोग आपके साथ चलें क्या सर? शुक्रिया लेडी, अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे हो कैसे गया, वो भी इतना जल्दी? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सर, मेरे ख्याल से हम में से किसी एक को आपके साथ चलना चाहिए। मैं चली जाती हूँ, मैं दूसरी क्लासेस के नोट्स बाद में निधि से ले लूँगी। हाँ सर, आप मना मत कीजिए प्लीज़। आपको इस तरह देखकर हमें काफ़ी फिक्र हो रही है। ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलना ही चाहती हो तो चलो, लेकिन हमें बहुत जल्दी निकलना है। बाय सर। ओके ओके, बाय बाय सर, बाय सर, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू। कोई जरूरत हो तो बताइएगा। ओके। सर, मुझे मालूम है कि आप बहुत तनाव में हैं, लेकिन अगर आप अपनी परेशानी को हमसे बांटेंगे तो शायद आपका तनाव कुछ कम हो जाए। लिली, मेरी चिंता किसी इंसान को लेकर नहीं है। दरअसल डॉक्टर नैयर ने मुझे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि
हमारा एक होशियार रोबोट हॉस्पिटल से लापता हो गया है, लेकिन कैसे? रोबोट? सर, क्या उसे किसी खास ड्यूटी में लगाया गया था? नहीं, इस रोबोट को एक आदमी के साथ एक स्पेशल असाइनमेंट के दौरान एक कार में भेजा गया था। अब रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से गुजर रहे एक ट्रक ड्राइवर ने उनको देखा और अस्पताल पहुँचा दिया। अब उस ड्राइवर को लगा कि वो दोनों इंसान ही हैं। आश्चर्य की बात है। ये तो बड़ी अजीब बात है। आपका मतलब है कि रोबोट भी पूरी तरह से आदमियों जैसी हरकत करता है? दरअसल एक्सीडेंट के बाद दोनों होश खो बैठे थे। ऐसे में किसी ऐसी हरकत का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन उस रोबोट का चेहरा और कद काठी बिल्कुल बिल्कुल एक नौजवान की तरह ही लगती है, बिल्कुल एकदम सेम। यही कोई 30 साल की उम्र के आसपास की। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी डॉक्टर उसे एक इंसान ही समझ बैठे थे। अच्छा, हाँ। तो क्या फिर डॉक्टर उसका इलाज करने में जुट गए थे किसी इंसान की तरह? अब नहीं, डॉक्टर अमित को तो जल्दी में समझ ही आ गया कि वो एक मशीन है। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल बुलाया था। मैंने उसी की गुजारिश की थी कि वो रोबोट को एक दो दिन वहीं रहने दे। बस वो मान गए। और लेकिन फिर क्या सर? सब कैसे? अच्छा, वो देखो, वो सामने ही हॉस्पिटल है। जब तुम्हारी मुलाकात डॉक्टर नैयर से होगी तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है? ठीक है, Got ठीक it? है। आइए मीर जी, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। साथ में कौन है आप? अब मैं तो परिचय देना भूल ही गया। ये लिली है। इनको अभी हाल ही में इन्होंने अभी सर, मैं तो परिचय देना भूल ही गया। ये लिली है। इन्होंने अभी हाल ही में हमारी कंपनी ज्वाइन की है। हेलो। हेलो। देखिए मिहिर जी, जिस वजह से आपको यहाँ आना पड़ा वो बहुत गंभीर मसला है। लिली के सामने ये सब बातचीत करना ठीक रहेगा? हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिली भी तो वैसे हमारी कंपनी की कर्मचारी है। मिहिर जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। हॉस्पिटल से वो रोबोट और इंसान दोनों गायब हो गए। आपको इसका पता कब चला डॉक्टर साहब? आज सुबह के वक्त ही पता चला। डॉक्टर अमित और वरुण आज छुट्टी पर हैं। जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंचा, सिस्टर दौड़ते हुए मेरे पास आई। वो रो रही थी। उसे हिदायत थी कि उसे इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं देनी है, इसलिए उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। यहाँ तक कि हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को भी खबर नहीं थी। तो अब तक उन दोनों का कोई सुराग लगा या नहीं? कुछ भी सुराग नहीं लगा है मिहिर जी, कुछ भी नहीं। प्लीज़ आप लोग 2 मिनट रुकिए, मैं भी आता हूँ। मुझे एक मरीज़ के परिजनों को कुछ मशवरा देना है। बस 2 मिनट, मैं वापस आता हूँ। ओके डॉक्टर साहब, नो प्रॉब्लम। आप होकर आइए, बस हम यही वेट करते हैं। सर, मुझे तो ये रहस्य कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर हुआ क्या है सर? डॉक्टर नैयर ने क्या कहा वो तुमने सुना? वो दोनों हॉस्पिटल से लापता हो गए। सर, एक बात बताइए, क्या वास्तव में आपको उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता? क्या पूछ रही हो तुम? मुझे तो बस मतलब सर परेशान मत होइए। हमारे प्रोफेशन में आपका इतना बड़ा नाम है, मुझे लग रहा है कि शायद कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। आप मुझसे कुछ मत छुपाइए सर, प्लीज़। मैं भले ही एक प्रोफेशनल तौर पर एकदम जूनियर हूँ, लेकिन कभी कभी छोटों की बातें भी बड़ा काम कर जाती हैं। हाँ लिली, मैं उस शख्स को जानता हूँ। वो लोकेश है। वो एक बड़ी लैब में साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पर काम करता है। अच्छा। बहुत ही एम्बिशियस है लोकेश। तो इसमें दिक्कत क्या है सर? आजकल की दुनिया में तो हर कोई एम्बिशियस होता है। लिली, शायद तुमको मालूम ही होगा कि यहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है जिसकी चोटी पर एक मैदान सा भी है। जी मुझे मालूम है सर। वो जगह बहुत घने जंगलों से घिरी हुई है। मैंने सुना है कि जहरीले सांप बिच्छुओं के डर से लोग वहाँ जाने से डरते हैं, और वहाँ शायद कभी कभार ही कोई जाता होगा। वहाँ कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो... हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। वहाँ कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीले हैं। ऐसे ही कुछ पौधों की पत्तियाँ किसी घुले घाव के संपर्क में आने पर इंसान पर जानलेवा असर भी छोड़ जाती हैं। लेकिन निर्भय यानी वो रॉबर्ट और लोकेश दोनों ने ही उस खतरनाक जंगल में घुसकर पहाड़ी पर जाने की कोशिश की थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा कहा जाता है कि उस पहाड़ी की चोटी पर एक क्रेटर यानी बड़ा सा गड्ढा है। इस जगह पर किसी आकाश के पिंड के टकराने से यह गड्ढा बना हुआ है। करीब 5 साल पहले किसी भूविज्ञानी ने हेलीकॉप्टर के इस इलाके का सर्वे किया था और उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी बताई थी जिनमें लोकेश की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। अच्छा, ऐसी क्या बातें बताई थी उन्होंने?
मसलन उन्होंने कहा था कि उस क्रेटर में खास किस्म के तत्व हैं, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो धरती पर नहीं पाई जाती। एक लोकल न्यूज़पेपर को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि ये धातुएं किसी चमत्कारिक दवा की तरह भी काम कर सकती हैं, बशर्ते कि सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाए। सर, मुझे तो ये कोरी बकवास ही लग रही है। कोई भूविज्ञानी भला ऐसी बातें कैसे कर सकता है, और वो भी बगैर किसी पुख्ता जांच पड़ताल के। तुम्हारी बात सही है, लेकिन लोकेश उस भूविज्ञानी की बातों को भूल नहीं सका। इन लोगों ने उसके मन में क्रेटर के अंदर छिपी बेशकीमती धातुओं को पाने की सनक पैदा कर दी। बेशकीमती धातुओं को पाने की सनक? हाँ लिली, हाँ। लोकेश उन धातुओं को हासिल करके बेशुमार दौलत कमाना चाहता था। लोकेश का मकसद था कि उन धातुओं से वो चमत्कारिक दवाएं बनाए और एक कंपनी खोलकर पूरी दुनिया भर में उनका कारोबार करे। ओह सर, अब कुछ कहानी मेरी समझ में आ रही है। तो सर, आपका कहने का मतलब ये है कि लोकेश की बातों ने रोबोट को भी लालची बना दिया और फिर दोनों दौलतमंद बनने की ख्वाहिश लेकर निकल पड़े। ओह, मुझे तो इस सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा सर। नहीं, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। जब दोनों उस रहस्यमय पहाड़ी की ओर जा रहे थे तब भी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। या मिहिर जी, अब बताइए ज़रा क्या किया जाए? हम तो बड़ी मुसीबत में पड़ गए। जी सर, इट्स रियली स्ट्रेंज। मुसीबत तो बड़ी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये क्या डॉक्टर अमित पूरी रात इसी कमरे में काम कर रहे थे? अगर वो रात भर यहीं थे तो उन्होंने उस घायल आदमी के बारे में जानकारियां जरूर जुटाई होंगी, मसलन कंप्यूटर में दर्ज होंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। ऐसा तो वो हमेशा ही करते हैं। हर मरीज से जुड़ी जानकारियां हमेशा संभाल कर रखी जाती हैं। और ये गुजरे ज़माने का डेस्कटॉप कंप्यूटर तो अमित का पसंदीदा कंप्यूटर है। नया कंप्यूटर तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मेरे ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? अब दरअसल ये सब इसलिए कि सर, क्या हुआ सर? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मिहिर जी, आपको कोई परेशानी तो नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, कोई परेशानी नहीं। मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट। बट हमारी मशीन यानी निर्भय रोबोट ने बहुत ही कुछ नया, बेहद चमत्कारिक काम कर दिया। अब हमारे रोबोट ने खुद ही अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए एक आदमी का सफल इलाज कर दिया, उसे नई जिंदगी दे दी। कम ऑन, ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो नहीं फिर गया मिस्टर मिहिर? नहीं सर, मैं पूरे होश में हूँ और मुझे बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपको भी ये जानकर खुशी होगी कि हम लोगों ने निर्भय रोबोट को इस क्षमता के साथ विकसित किया था कि वो अंतरिक्ष अभियानों के दौरान मेडिकल हेल्प दे सके। बाद में किसी वजह से कंपनी के साथ हमारा करार रद्द हो गया और रोबोट की कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी जा सकी। आपको तो मालूम ही होगा ये सब। लेकिन हाँ, मैंने उसकी इस विशेष क्षमता को नष्ट नहीं होने दिया, बल्कि उसे हाइबरनेट स्थिति में रख दिया। यानी उसमें क्षमता तो थी, लेकिन रोबोट उस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और बाद में हमने इस रोबोट को 10 साल के लिए किराए पर दे दिया था। याद होगा आपको ये सब बातें। तो आपके कहने का मतलब ये है कि उसका हाइबरनेशन पीरियड खत्म हो चुका है और उसने अपनी छिपी हुई काबिलियत को फिर से हासिल कर लिया है। जी बिल्कुल। इसी बात से तो मैं खुद भी हैरान हूँ डॉक्टर नैयर। बस इस बारे में मैं कुछ अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, अभी किसी आधिकारिक तौर पर नहीं बता सकता हूँ। क्या अंदाजा है सर आपका? कैसे हुआ होगा ये सब? देखो, निर्भय रोबोट किसी भी कंप्यूटर से आसानी से जानकारी ले सकता है। डॉक्टर अमित ने कंप्यूटर में जो भी जानकारियां दर्ज की होंगी उनको रोबोट ने चुटकियों में ही पढ़कर समझ लिया होगा। और ये तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये रोबोट ने खुद को कैसे ठीक कर लिया। ये कुछ गड़बड़ है। लेकिन मुझे ये पूरी तरीके से यकीन है कि साथ वाले घायल आदमी का ऑपरेशन उसी रोबोट ने किया है। कम ऑन मिहिर, ये कैसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हो? न्यूरो सर्जरी कोई बच्चों का खेल है क्या? सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि ये नामुमकिन सी लगने वाली घटना हुई तो जरूर है, और अचानक ही रातों रात हुई है। इसे हम मशीन की डीप लर्निंग का नतीजा भी कह सकते हैं। रोबोट ने खुद ही अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया सीख लिया। बस आप ये समझ लीजिए कि रोबोट के लिए ये यूरेका मूवमेंट जैसा है, यानी एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल जिसमें पिछली बाधाओं का अचानक से ही समाधान निकल जाता है। किसी नई समस्या का समाधान, वो भी एक रोबोट के द्वारा। मैं तो खुद ही हैरान हूँ। मतलब हमने तो ऐसी कभी कल्पना की ही नहीं थी
आपके ख्याल से वो दोनों अभी कहाँ होंगे सर? यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पश्चिम की दिशा में। मीर जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या तुमने उन्हें देखा है? अब मुझे पूरी पूरी सच्चाई बताइए मीर, सच सच बताओ। अब तो हमें पुलिस को भी इसकी जानकारी देनी होगी। यूरेका मोमेंट इतनी जल्दी आ जाएगा, इसका तो हमें अंदाज़ा ही नहीं था। मुझे तो ये मालूम ही नहीं था कि ये रोबोट खुद सीखते हुए एक नई मुश्किलें पार कर जाएगा। लेकिन ये सब, अब मेरे कहने का मतलब, ये सब इतनी जल्दी होगा, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। सर प्लीज डॉक्टर नैयर को बताइए कि अब उनको कैसे खोजा जाए। मीर जी, हम बहुत मुश्किल में हैं। आप मुझसे कुछ ना छिपाइए, सब कुछ बताइए प्लीज प्लीज। मीर जी प्लीज प्लीज। आने वाला कल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 25वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था समझ का नया संसार। आलेख डॉक्टर मानस प्रतिमदास, हिंदी अनुवाद श्रीनिवास ओली, संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्माण और प्रस्तुति पंकजपति पाठक, प्रस्तुति सहायक सैयद मुनीस हैदर रिजवी। भाग लेने वाले कलाकार थे प्रवीण कुमार भारती, शोभना, मोहन यादव, जस किरण, अर्जुन कौशिक और सलाम मोहम्मद। दोस्तों अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहे हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डीप लर्निंग का क्या अर्थ है? डीप लर्निंग का क्या अर्थ है? और दूसरा प्रश्न है, न्यूरल नेटवर्क एआई के संदर्भ में क्या है? न्यूरल नेटवर्क एआई के संदर्भ में क्या है? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा, सेक्टर 62, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। अपने जवाब के साथ आप अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार।